प्यारे परीक्षार्थियों, हेलो। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं मैं आप सभी के अपने परिवार टीचिंग परीक्षा में। और हम लोग आज लाइव हैं 15 दिसंबर के सीटेट के पेपर 2 एसएसटी के एनालिसिस के साथ। एक बार सभी लोग जल्दी जल्दी सेशन में ज्वाइन हो जाएंगे। आप सभी लोग अपने अपने आंसर्स भी मैच कर लेंगे जल्दी जल्दी फास्ट। आ जाओ बेटा सभी लोग, जल्दी जल्दी हम लोग स्टार्ट करते हैं। एसएसटी 15 दिसंबर यानी कि आज का जो पेपर 2 है आपके एसएसटी का एनालिसिस, उसको ओके। तो वन बाय वन हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बड़ा आसान सा है आपसे, और ज्यादातर क्वेश्चन बहुत ही बेसिक और सिंपल ही पूछे गए हैं जो आपको ऑलरेडी पढ़ाए गए हैं दानिश सर के द्वारा। आप देखोगे सारे क्वेश्चन उन्हीं की क्लास से आपको मैचेस कर रहे हैं, और एक बार ही रिपीटिशन में आए हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं वही क्वेश्चन। ओके, तो वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। सभी लोग अपना, जिन जिन लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया। एक बार आप टैली और कर लीजिए अपने अपने आंसर्स। ओके, पहले बोला गया पॉलिटिकल पार्टी कैन बी सेड टू गेन इन मेजोरिटी। भाई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप मेजोरिटी में कब मानते हो? जब भाई आधे से ज्यादा 51 हो गया, आधे से ज्यादा कहीं भी आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी में आ गया, तो इसका मतलब वो क्या है? वो मेजोरिटी पार्टी काउंट की जाती है। तो किसी भी राज्य में आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों को अगर वो कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलप कर देती है वहां पर, तो भाई वो सीधे सीधे क्या हो गया? मेजोरिटी में आ गई। यानी कि 31 का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन आपसे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट्स स्टीरियोटाइप। इनमें से कौन से कथन रूढ़िबद्ध धारणा को इंगित करते हैं? तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आपका ऑप्शन नंबर है इसका सेकंड। सेकंड मतलब ए बी सी डी सारे के सारे। अ पेरेंट सेड टू हर चाइल्ड डोंट क्राई यू आर अ बॉय, ये भी एक स्टीरियोटाइप है ना? लड़का लड़की वाला स्टीरियोटाइप आप यहां पर आ रहे हो। सेकंड बोला गया पीपल इन द सिटीज ओनली केयर अबाउट मनी नॉट अबाउट द पीपल, ये भी स्टीरियोटाइपिंग है। गर्ल शुड लर्न टू कुक, ये भी एक स्टीरियोटाइप है कि लड़कियों को सिर्फ खाना बनाना आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है लाइफ इन द सिटीज इज इजी देन सोफिस्टिकेटेड, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो यानी कि सारे ही ऑप्शन आपके क्या हैं? स्टीरियोटाइप हैं। कोई किसी ना किसी चीज को जरूर एक की तुलना में दूसरे को ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। ओके, डन। 32 के आगे अगर अपन चलते हैं तो 33 इज योर क्वेश्चन नंबर व्हाट। एक बार जल्दी से आप देख लेंगे। 33 में आपको बोला गया भारत के संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत, मत और वाद के संबंध में सही कथनों की पहचान कीजिए। पहले बोला गया शब्दावली आधारभूत ढांचा भारतीय संविधान में उल्लिखित नहीं है। इसे 1973 के केशवानंद भारती मामले के समय विचार प्रस्तुत किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से आधारभूत ढांचा शब्दावली को परिभाषित किया है, या उच्चतम न्यायालय संसद के संशोधन करने के अधिकार को सीमाबद्ध करता है। तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, केवल ए बी एंड डी, ए बी एंड डी। सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी बेसिक इसके बारे में कोई वर्डिक्ट नहीं दिया है। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से आधारभूत ढांचा शब्दावली को परिभाषित किया है, नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी इंटरफेयर नहीं किया है रिगार्डिंग एनीथिंग, रिगार्डिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी इंटरफेयर नहीं है इसके रिगार्डिंग। ओके, तो याद रखिएगा आपका जो ऑप्शन है 34, क्वेश्चन नंबर 33 सॉरी 33 का ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट 34 की तरफ। आपसे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम अंडर द यूनियन गवर्नमेंट। ये आपको शायद कल ही बता रहे थे सर कि यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, है ना? आप लोगों ने सब्जेक्ट देखे होंगे, है ना? स्टेट लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है, अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं सभी के। कह रहा है मेकिंग पीसफुल रिलेशन विद चाइना, मेंटेनेंस ऑफ जेल, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू ट्रेन्स इन अ स्टेट, या फिर सेंसस। 34 का ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ओनली ए सी एंड डी। भाई देखो, अगर चाइना के साथ आपको रिलेशंस अच्छे बनाने हैं, पीस रखनी है, तो ये कोई स्टेट जाकर नहीं करेगी, ये पूरा कंट्री का बात होगी यहाँ पर। तो ये यूनियन के अंदर आएगा, गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, अगला बोला गया है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू ट्रेन इन अ स्टेट। हर अलग अलग, हर जिले में, हर राज्य में कौन सी ट्रेन जानी है, ये डिसाइड कौन करता है? यूनियन गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है ये। और आगे बोला गया सेंसस, गणना भी जो आपकी जाती है, तो वो भी कौन करता है? यूनियन गवर्नमेंट। तो ये सारे यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट हैं। ए सी एंड डी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ओके, सभी लोगों ने मैच कर लिया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पेपर बहुत अच्छा था, नो डाउट, लेकिन मजा भी आया होगा आप लोगों को करने में। ओके, 35 की तरफ अपन चलते हैं। तो 35 आपसे बोल रहा है भारत में न्यायपालिका की भूमिका के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है। पहला कह रहा है नागरिक और सरकारों व नागरिकों के मध्य पैदा हुए विवादों का निपटारा करती है न्यायपालिका। ठीक है जी। देश हित में नए कानूनों का निर्माण करती है। नए कानूनों का निर्माण क्या न्यायालय करता है? आप बताइए जल्दी से। अगला बोला न्यायिक समीक्षा की जाती है, सही है। मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन किया जाता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर जाएगा आप लोगों का 35 का ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 का मतलब केवल ए सी और डी, ए सी और डी, क्योंकि भैया नए कानूनों का निर्माण आपका लेजिस्लेचर करता है, लेजिस्लेचर करता है। एक बात मैं आपको और बता दूं, सुप्रीम कोर्ट गाइडेंस जारी कर सकता है किसी भी नए कानून के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऐसी
ऐसी हीन घटना हो गई या कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिस पर कोई नियम कानून नहीं बना है, तो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन बोलता है कि आप इस चीज पर कानून बनाइए। जैसे आप लोगों को याद होगा निर्भया कांड में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की थी कि भाई सरकार को बोला जाता है कि आप इसको लेकर इस क्राइम के लिए एक अच्छा सा कानून बनाकर तैयार करिए। तो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन जारी कर सकता है सिर्फ, लेकिन भाई लेजिस्लेचर नहीं बना सकता। ओके, याद रखिएगा। आगे चलते हैं अपन लोग। तो इट इज व्हाट, इट इज योर 35 का ऑप्शन नंबर मैंने बता दिया आप लोगों को। 35 का ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। चलते हैं 36 पर। 36 आपसे बोल रहा है इनमें से कौन सा विकल्प अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 के अंतर्गत नहीं आता। 36 इज ऑप्शन नंबर 1। वन्य समुदायों के लकड़ी वन उत्पादों पर अधिकार को मान्यता दी गई है। ऐसा नहीं है, आपने देखा होगा ना बहुत सारे फॉरेस्ट अभी भी गवर्नमेंट के अंडर होते हैं। अगर भाई आप उनको अधिकार दे दोगे तो भाई फिर आप लकड़ी वगैरह जो आप लोग एक्सपोर्ट करते हो, काटते हो, जैसे अभी एक मूवी आई है याद है पुष्पा 2, मालूम है ना, श्री सैलम जंगल से। तो भाई अगर इनको अधिकार दे दिया गया सभी चीजों पर तो फिर गवर्नमेंट का स्टे नहीं है, फिर तो आप अंधाधुंध चंदन की लकड़ी गायब करो यहां से। ओके, याद रखिएगा। तो 36 का ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं अगला 37 इज ऑप्शन नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन कह रहा है मार्जिनलाइजेशन लीड्स इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज टू, हाशियाकरण व्यक्ति और समूहों को ले जाता है निम्न सामाजिक प्रतिष्ठा की ओर, शिक्षा और संसाधन पर असमान पहुंच की ओर, अभाव की ओर, या फिर सामाजिक विकास के लिए अतः मौकों की ओर। 37 इज ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज व्हाट, दैट इज योर ऑप्शन नंबर केवल ए, बी और सी, केवल ए, बी और सी। ओके, डी यहां पर नहीं है। 34 का ऑप्शन नंबर 4, 37 ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। अभी मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी ऑप्शंस बताता जा रहा हूं, आप लोग मैच करते जाइए सभी लोग। ओके, डन। 38 की अगर हम बात करते हैं तो 38 इज ऑप्शन नंबर 3। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि असर्शन और रीजन दोनों ही सत्य हैं और आपका जो ए है वो आर की सही व्याख्या करता है। बोला गया सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों को प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में अंतर विषयी उपागम का उपयोग करना चाहिए क्योंकि यह उपागम बच्चों को सामाजिक विज्ञान की एकीकृत प्रकृति को समझने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही कथन ये आपके बिल्कुल ठीक हैं। आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। 39 आपसे क्या बोला गया है, 39 आपसे बोल रहा है एक सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को कक्षा में समसामयिक मामलों पर चर्चा करनी चाहिए क्योंकि यह विद्यार्थियों को समाज और देश के मामलों के प्रति संवेदनशील बनाने में सहायता करता है, यह विद्यार्थियों की आलोचनात्मक चिंतन संबंधी क्षमताओं को विकसित करता है, यह विद्यार्थियों को दैनिक मुद्दों को उनके विषय के साथ जोड़कर देखने में सहायता करता है, या फिर यह विद्यार्थियों के लिए कुछ मनोरंजन प्रोवाइड करता है। द राइट आंसर इज ए, बी एंड सी। पहला, सेकंड और थर्ड ऑप्शन। डी नहीं है, मनोरंजन जरूरी नहीं है, मनोरंजन आएगा। ओके, डन। तो द राइट आंसर विल बी इक्वल टू ऑप्शन नंबर सेकंड। तो राइट आंसर होगा 39 का ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पे। 40 आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अवधारणा मानचित्रण एक ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा शिक्षक नई अवधारणाओं को पूर्व अर्जित की गई अवधारणाओं के साथ समावेशित करके विषय वस्तु को सरल व सहज बना सकता है। सही है, अवधारणा मानचित्र पदानुक्रमित होता है, यह अवधारणाओं के बीच के बहु संबंधों को प्रदर्शित नहीं करता। क्या बताओ जल्दी से, प्रदर्शित करता है कि नहीं करता? फास्ट कमेंट में जल्दी से आप लोगों को बताना है। द राइट आंसर इज ए। पहला कथन सही है लेकिन रीजन इसका गलत है। भाई बिल्कुल प्रदर्शित करता है, ये नहीं वर्ड नहीं होना चाहिए था यहां पर। डन। बढ़ते हैं अपन 42 की तरफ। 41 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, जल्दी से एक बार देख लेते हैं आप लोग। कह रहा है जब क्लास में छात्रों ने भूमिका निर्वहन यानी कि रोल प्ले की योजना बनाई तो सुनैना ने अपने विद्यालय में आयोजित गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में भीमराव अंबेडकर की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़की है, इसीलिए वह एक लड़की के कपड़े पहनेगी और एक लड़की या एक औरत की भूमिका ही निभाएगी। इसलिए उसके इस व्यवहार का कारण क्या प्रतिबिंबित करता है? आप बोलोगे क्या प्रतिबिंबित करता है? दैट इज स्टीरियोटाइपिंग, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। कौन सा है? दैट इज जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। भाई बॉय और गर्ल के बीच में जो आप कंपैरिजन कर रहे हो वो कॉन्सेप्ट आ गया इधर। डन। 42 की अगर हम बात करते हैं तो 42 आपसे क्या कह रहा है, जल्दी से देखते हैं। 42 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। एक समावेशी सामाजिक विज्ञान की क्लास में सभी प्रकार के बच्चों का नामांकन होता है, इसीलिए एक शिक्षक का क्या कर्तव्य है? इसका आकलन करना कि बच्चे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। सही बात है। ऐसी अधिगम रणनीतियों की योजना बनाना जिसमें सभी विद्यार्थी भागीदारी करें, यह भी बिल्कुल सही बात है।
बच्चों के अनुभव, उनकी आवाज तथा उनकी सहभागिता को अपने स्वयं के नियंत्रण में रखना नहीं। परियोजना और दत्त कार्य हेतु गतिविधियों के चयन के लिए छात्रों की स्वतंत्रता को प्रतिबिंबित करना, ये भी नहीं होगा। यानी कि ए और बी, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। डन। बढ़ते आगे अपन 43 की तरफ, जल्दी जल्दी देखेंगे 43 में क्या होगा राइट आंसर, फास्ट। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त दृष्टिकोण है कि जब एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका कक्षा में एक गतिविधि में संलग्न है। पहला बोला शिक्षिका को नहीं पता है कि वह क्या क्यों कर रही है, ऐसा नहीं है। शिक्षिका को यह विश्वास है कि गतिविधि आधारित अधिगम जो होगा वो अवधारणाओं को समझने में बच्चों की सहायता करता है। बिल्कुल सही कथन है, सेकंड ऑप्शन ही राइट है आपका फिर इसका। डन। बढ़ते हैं अगले की तरफ 44 क्वेश्चन नंबर आपसे क्या कह रहा है, एक बार जल्दी से देख लेंगे आप सभी लोग फास्ट। ओके 44 एक बार जल्दी से देख लेंगे क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक अध्ययन कक्षा में शिक्षण हेतु सकारात्मक परिवेश की रचना करने में सहायता करेंगे। पहले बोला गया है नियत कार्यों को करने की बच्चों की क्षमताओं पर विश्वास करना, बिल्कुल सही बात है। आकलन में एक विद्यार्थी अथवा कक्षा की अन्य के साथ तुलना करना नहीं। भाई तुलना हमेशा समान चीजों में होती है, आप एक क्लास के बच्चे की तुलना दूसरे से नहीं करो। ओके डन। आगे कार्य के संतोषजनक समापन पर बल देना, बिल्कुल सही बात है कि भैया जो भी बच्चे ने किया आप उसे सेटिस्फाइड हो। डन। नियत कार्यों या फिर परियोजनाओं को देरी से जमा करने के लिए वास्तविक बहाने स्वीकार करना, सहायता करना। वास्तविक जो भी रियल एक्सपेरिमेंट है, अगर रियल चीजें चाहिए होंगी तो वो आपको उसको एक्सेप्ट करना है, यानी कि डी ठीक है। तो आप बोलोगे ए सी डी, यानी कि डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, एक बार जल्दी से आप लोग चेक कर लेंगे सभी लोग 45 को। क्वेश्चन आपसे कह रहा है 17वीं और 18वीं शताब्दियों की क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग प्राथमिक स्रोतों की तरह किया जा सकता है। प्राथमिक स्रोतों की तरह किस किस का उपयोग किया जा सकता है। केरल के मंदिर, सही बात है, उनका कल्चर, उनका हेरिटेज समझाएंगे ये। मराठों की लोकप्रिय गाथाएं, ये मराठा कल्चर पूरा समझा देंगे। लोकप्रिय कथक व नर्तक की पोशाक से मतलब नहीं है। ओके भानुदत्त की चित्रकला, ये भी एक आर्किटेक्चर है वहां का। ओके डन। तो राइट आंसर होगा ए बी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। डन। 46 की तरफ अगर अपन चलते हैं तो 46 एक बार जल्दी से पढ़ लेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उस गतिविधि का एक उदाहरण है जो समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है, यानी कि जो प्रमोट करता है क्रिटिकल थिंकिंग को। चलिए, इंटरनेट से जानकारी कॉपी और पेस्ट करना नहीं, विषय संबंधी महत्वपूर्ण संकल्पना को सूची तरह याद करना नहीं, मूल लेख को पढ़े बिना किसी लेख का सारांश पढ़ना नहीं, किसी विवादास्पद विषय पर अपने अपने दृष्टिकोण देना। यानी कि एक वो कंडीशन जब आपको किसी सिचुएशन में पुट किया जाता है और आप उस सिचुएशन में ये बता पाओ कि भाई इसमें सही क्या क्या है और इसमें गलत क्या क्या है। क्रिटिकल थिंकिंग हमेशा उस चीज को बोलते हैं जो दोनों पहलुओं को समझता है कि इसकी नेगेटिव क्या है, इसकी पॉजिटिव क्या है। दैट थिंकिंग इज कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग, याद रखिएगा। ओके बढ़ते हैं 47 पे। 47 आपसे क्या कह रहा है, एक बार जल्दी से 47 को और देख लेंगे आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देता है। सेम पहले जैसा ये नीचे। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब आप डिफरेंस कर पाओ कि हाँ सही है क्या गलत है। आर्थिक दृष्टिकोण से वर्ष 1991 को भारत तथा कई अन्य देशों के लिए क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, ये बात बिल्कुल सही है भाई। बिल्कुल आप क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हो कि क्या क्या चीजें पॉजिटिव रही थी जिसकी वजह से देश को इंपॉर्टेंट माना गया। भारत के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनना एक आपदा बन गया है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं या नहीं। विश्व के मानचित्र पर प्रत्येक 1 डिग्री का अंतराल करना, आग्नेय शैलों का निर्माण कैसे होता है, ये सारे फैक्चुअल कॉन्सेप्ट हैं। ओके क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कोई सिचुएशन आपको दी जाए और आप उस पर अपने मत रख पाओ। डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। निंजा टेक्निक काम कर रही है, शाबाश, ऐसे ही काम करनी चाहिए। 48 का 1। एक रचनावादी क्लास में शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए, यानी कि अगर आप एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है तो उसमें टीचर का क्या नहीं होना चाहिए, क्या चीज उसको नहीं करनी चाहिए, ये आपको बताना है 48 में। जल्दी से, विद्यार्थियों को सामाजिक मुद्दों पर चिंतन करने से वर्जित करना, गलत, पहला ही गलत हो गया लो। 48 का फर्स्ट वाला ही राइट आंसर होगा। पहला ही जो है वो भाई आप कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम बना रहे हो या उसे रोक रहे हो, ठीक है कि नहीं। डन। 49 की तरफ अगर अपन चलते हैं तो 49 का जल्दी से आप लोग बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। 49 कह रहा है एक सृजन और एक मननशील सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में आप अपने शिक्षण कौशलों को उन्नत एवं कुशाग्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या करेंगे। स्वयं अध्ययन, बिल्कुल, सेल्फ असेसमेंट बहुत जरूरी है। डन। केवल पाठ्यपुस्तक का अनुसरण नहीं,
क्रियात्मक अनुसंधान करना बिल्कुल सही है, केस स्टडी करना बिल्कुल सही है, यानी कि ए, सी और डी। आप बोलोगे सेकंड विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 42 का होगा सेकंड, 49 का होगा सेकंड। डन। बढ़ते हैं अपन 50 की तरफ। 50 वाले क्वेश्चन को देखेंगे जल्दी से, क्या होगा राइट आंसर 50 वाले का। डन। चलो, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कह रहा है शिक्षक को स्थानीय विषय वस्तु के चयन में बहुत चयनशील और विवेकशील होने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है। कई बार शिक्षक द्वारा समुदाय के इतिहास से परिचय करवाने हेतु प्रयोग किए जाने वाले लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक कथाएं व पहेलियां पूर्व ग्रहित हो सकती हैं। ये बात बिल्कुल सही है। आप किसी चीज को समझा रहे हो, मान लो किसी बच्चे के कल्चर को या किसी रीजन के कल्चर को समझा रहे हो, तो बच्चा उसको लेकर पहले से, जहां का वो होगा उसके बारे में पहले से पूर्वाग्रह होगा, उसे डीप नॉलेज होगी। तो इसीलिए पहले दोनों चीजें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, यानी कि दोनों ही कॉन्सेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड है और दोनों ही ठीक है। ओके, तो आपका ये 50 का जो ऑप्शन नंबर होगा दैट विल बी 3 विल बी द राइट आंसर। ओके, 50 का। नेक्स्ट चलते हैं 51 पे। 51 क्या कह रहा है? 51 आपसे कह रहा है केंद्र शासित राज्य के 8वीं कक्षा पास लड़कों और लड़कियों की साक्षरता दर की तुलना राज्यों के 8वीं कक्षा के पास लड़के और लड़कियों की साक्षरता दर से करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से बेहतर स्रोत होंगे? प्राथमिक एवं सेकेंडरी नहीं होगा, नृजातीय आंकड़े नहीं होगा, इट इज अ सेकेंडरी रिसोर्स। सेकेंडरी सोर्स होगा, द्वितीयक होगा, एक रीजन के कंपैरिजन आप दूसरे से करवा रहे हो। डन, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं 52 की तरफ। 52 आपका क्या है? 52 आपसे बोल रहा है भाई परियोजना पद्धति के किस चरण में परियोजना के लिए संसाधनों, समय सीमा और बजट की पहचान की जाती है? वो होती है प्लानिंग। उसे अपन क्या कहते हैं? प्लानिंग कहते हैं। तो 52 का भी क्या है? 4 होगा, योजना बनाना। 53 की अगर अपन बात करते हैं तो 53 में जल्दी से आप लोग आ जाएंगे फास्ट। 53 में क्या होगा? 53 की तरह ये रहा 53, क्वेश्चन नंबर 53 जल्दी से ये रहा 53 कह रहा है शिक्षा का अधिनियम जो है 2009 निम्नलिखित में से किन पक्षों पर मूल्यांकन कार्यविधियों के भाग के रूप में विचार किया गया है? पहला बात है, यह कह रहा है यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी स्कूल में होने वाली सभी परीक्षाओं में उपस्थित हो। ओके, डन। भारतीय संविधान में प्रस्तावित मूल्यों की पुष्टि करें। बिल्कुल सही है। बच्चे को उसके विचारों, उसके मतों को मुक्त रूप से अभिव्यक्त करने में सहायता करें। बिल्कुल ठीक है। नियमित रूप से गृह कार्य की जांच करें, ये जरूरी नहीं है। तो केवल बी एंड सी ही है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, याद रखिएगा बी एंड सी, केवल बी और सी ही होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन का राइट आंसर करते हैं फास्ट। कह रहा निम्नलिखित में से सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन की कौन सी विशेषताएं हैं? मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। बिल्कुल ठीक है। यह कक्षा शिक्षण का एक अभिन्न अंग है। बिल्कुल ठीक है। यह केवल लिखित परीक्षाओं के आधार पर ही किया जाता है। गलत है। यह शिक्षा के उद्देश्यों से निकटतम रूप से संबंधित है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन राइट है, ए, बी और डी। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ए, बी और डी विल बी द राइट आंसर। ओके, ए, बी एंड डी विल बी द राइट आंसर। अगला, इकाई परीक्षण, कक्षा परीक्षण, गृह कार्य और शिक्षण अधिगम, इन सब के दौरान क्लास में छात्रों से पूछे गए प्रश्न आकलन की किस श्रेणी में आते हैं? भाई आप अभी क्या कर रहे हो? इन सब अधिगम, इनसे शिक्षण अधिगम बच्चा सीख रहा है, उसी से टाइम उससे क्लास में आप प्रश्न पूछ रहे हो, तो वो रचनात्मक आकलन कहलाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है ना, लर्निंग बाय डूइंग। जिस टाइम बच्चा कर रहा है उसी टाइम आप उससे पूछ रहे हो। ओके, डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 55। 55 विल बी इक्वल टू ऑप्शन नंबर 3 बेटा। ओके, डन। बढ़ते हैं 54 की तरफ। 54 किधर गया? 55 सॉरी 56 की तरफ बढ़ते हैं। 56 ओके, 56 क्या कह रहा है आप लोगों से? 56 कह रहा है भाई ये बताइए निम्नलिखित में से कौन से विद्यार्थियों के प्रगतिशील विकास और उपलब्धि के आकलन के लिए सर्वोत्तम उपाय हैं जिसे या फिर जिन्हें आवश्यकता होने पर प्रमाण के रूप में माता पिता को भी दिखाया जा सकता है? पहला बोला गया है आप लोगों से कि भाई सत्र के अंत की परीक्षा के अंक, रूब्रिक्स, पोर्टफोलियो या फिर प्रगति पत्र। बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर होगा जो भी डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो, और बच्चे का पोर्टफोलियो, उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जहां पर आप देखोगे फाइनल आंसर जब होता है जाने के, जब आपका फाइनल आप जब आंसर का जो रिपोर्ट कार्ड आता है तो वहां पर कॉपियां नहीं दिखाई जाती, मार्क्स नहीं दिखाए जाते, सीधे आपको ग्रेडिंग दे दी जाती है। डन। तो 56 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सेकंड विल बी द राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं 57 पर। 57 आपसे कह रहा है कि ये बताओ निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के केवल स्मरण पक्ष को समझाते हैं? केवल स्मरण पक्ष को समझाते हैं। ओके, दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय आरंभ हुई महत्वपूर्ण योजनाओं की सूचीबद्ध कीजिए। इसको याद करना पड़ेगा। पहला तो बिल्कुल ठीक है, आपके स्कूल में होने वाली पाठ्य चर्चा तथा सह पाठ्य चर्चा संबंधी गतिविधियों पर टिप्पणी लिखिए।
टिप्पणी में तो आप अपने मतभेद लिखोगे, आपके जो भी व्यूज हैं आप उन्हें लिखोगे यहाँ पर, ठीक है। औषधि के क्षेत्र में की गई प्रगति के उदाहरणों सहित वर्णन कीजिए, सही बात है। भारत में अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु भारत के संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की जांच करना, बिल्कुल ठीक है। यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। ओके डन। बढ़ते हैं 58 की तरफ। 58 का जल्दी से करेंगे आप लोग। क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता के लोग किस चीज में प्रोफेशनल हुआ करते थे? ब्रॉन्ज, कॉपर, सॉरी कॉपर। द राइट आंसर इज कॉपर। तो राइट आंसर क्या होगा? दैट इज इक्वल टू कॉपर, COPPER, कांस, तांबा जिसे आप बोलते हो, तांबा। ओके डन। ब्रॉन्ज तो एक अलॉय है ना। चलिए आगे चलते हैं। 59 की अगर हम बात करते हैं तो 59 का सेकंड ऑप्शन है आप लोगों का राइट आंसर। 59 ये रहा। चलो डन। 59 कह रहा निम्नलिखित कथनों पर पढ़िए। पहली सिंह सभा की स्थापना लाहौर में 1873 में तथा अमृतसर में 1879 में हुई थी। ओके। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वास, जातीय भेदभाव और ऐसे आचरण जिन्हें वे गैर सिख समझते थे से मुक्त कराने का प्रयास किया। आप बोलोगे पहला कथन असत्य है, लेकिन सेकंड वाला ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, फर्स्ट वन इज रॉन्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। डन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्वेश्चन नंबर 60 आपसे क्या कह रहा है कि इन द 17वीं सेंचुरी मसूलीपट्टनम अलग अलग प्रकार की गतिविधियों का नगर था तथा यह डैश नदी के डेल्टा पर स्थित था। बताओ भाई, मसूलीपट्टनम किस नदी के तट पर स्थित था? जल्दी से कमेंट में बताएंगे। तो वो नदी थी आपकी कृष्णा नदी। कृष्णा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर 60 का। डन। 61 की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। 61 का आंसर बताना है क्या? इनको मैच करना है जल्दी से, थर्ड फास्ट। ओके डन, करिए मैच जल्दी से। तो आप बोलोगे इनको आप जब मैच करोगे तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। ए का मिलेगा सेकंड से अनुष्ठान, ठीक है कि नहीं। बी का फर्स्ट से शिलालेख। नेक्स्ट है सी का थर्ड यानी कि प्रवेश द्वार। और डी का क्या है? डी का 4 नस्तलिक यानी कि लेखन शैली। डन, क्लियर है। 62 की तरफ बढ़ते हैं। 62 आपसे जल्दी से करेंगे आप लोग। क्या होगा? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किन नृत्यों रूपों को भारत की स्वतंत्रता के बाद शास्त्रीय नृत्य के रूप में पहचाना गया है? भाई ये रहे सारे नृत्य, भरतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी एवं मणिपुरी। ये अभी बाद में किए गए हैं इनको, ठीक है, क्लासिकल डांसेस। तो भरतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी एवं मणिपुरी, याद रखिएगा। इट इज योर क्वेश्चन नंबर 62। डन। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन के ऊपर जल्दी से। 62 हो गया। 63 के ऊपर आते हैं जल्दी से। क्या कह रहे हैं? 63 जल्दी से देखते हैं फास्ट। ओके। कह रहा मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में बताना है कौन कौन से ठीक है। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई पद मिलता था। यह बात बिल्कुल सही है। डन। ये एक ऐसी श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। ए और बी दोनों ठीक है आप लोगों के। डन। ए और बी दोनों ही आप लोगों के बिल्कुल ठीक है। अगला बोला गया टोडरमल द्वारा लागू की गई राजस्व प्रणाली का क्या नाम था? तो राइट आंसर है जब्त। जब्त बोला जाता था उसको, जब्त। 64 का ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। डन। 65 पर चलते हैं अपन लोग जल्दी से। कह रहा मेहरगढ़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। मेहरगढ़ वह स्थान है जहां लोगों ने पहली बार चावल तथा मक्का उगाना सीखा था। आगे बोला गया मेहरगढ़ में हिरणों, भेड़ों एवं बकरियों की हड्डियां भी पाई गई। सही बात है। मेहरगढ़ में घर चौकोर अथवा आयताकार होते थे। ये बात बिल्कुल सही है। तो बी एंड सी ठीक है, पहला वाला गलत है। याद रखिएगा मेहरगढ़ में हिरण, भेड़ और बकरियों की हड्डियां मिली हैं और यहाँ के घर जो चौकोर और रेक्टेंगुलर होते थे। डन। तो आप बोलोगे भाई आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा बी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अपन लोग अगले ऑप्शन की तरफ, दैट इज योर 66। 66 क्या कह रहा है? जल्दी से पढ़ लेते हैं। 20वीं सदी के आरंभ से ही भारतीय महिलाएं डैश में सुधार हेतु काम कर रही थी। किस किस में काम हेतु कर रही थी? महिला मताधिकार और बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं, ठीक है। 20वीं सदी के अंदर महिला अधिकार और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, यानी कि पहला ही ऑप्शन राइट है इसका, याद रखिएगा। डन। 67 की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। 67 क्या कह रहा है? 67 आपसे क्या कह रहा है? किसने निम्नलिखित मराठी भक्तिमय भजन की रचना की? कौन सा गान ये भजन है? तुमने हमें नीची जाति का बनाया मेरे महाप्रभु, तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो, हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है, इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये था कर मामेला जी का। कर मामेला, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, कर मामेला। राइट है 68 की तरफ अगर अपन बढ़ते हैं तो दैट इज योर व्हाट? 68 आपसे कह रहा है जाति प्रथा की चुनौतियों के संदर्भ में
इन कथनों पर विचार करना है। जाति प्रथा, ठीक है जी, डन। राजा राममोहन रॉय ने उसे पुरातन बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया जो जाति प्रथा की आलोचना करता था, सही बात है। प्रार्थना समाज भक्ति की परंपरा का पालन करता रहा जो सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता में विश्वास करता था, सही बात है। जाति प्रथा उन्मूलन 1860 में परमहंस मंडली द्वारा स्थापना की गई, ये गलत है, यानी कि केवल ए और बी राइट है। ए और बी यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर है, डन। चलते हैं 69 की तरफ। 69 आपसे क्या कह रहा है, जल्दी से मैचिंग करनी है इसमें 69 में, डन। आ जाओ मैचिंग करते हैं। दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह का नेता सी राजगोपालाचारी, ठीक है जी। प्रभात फेरियों का आयोजन किया अंबाबाई जी ने, डन। विख्यात जनजातीय नेता वीर लखन नायक। नेक्स्ट इज योर परिवर्तनशील राष्ट्रवादी, दैट इज योर सुभाष चंद्र बोस। पहला ही ऑप्शन राइट है इसका, पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ओके डन। बढ़ते हैं 70 की तरफ। 70 क्वेश्चन नंबर जल्दी से आप लोगों को करना है फास्ट। 70वां बताना है जल्दी से क्या होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक दिनों में निम्नलिखित में से कौन सी उसकी मांगे हुआ करती थी। भाई स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो कांग्रेस का उद्देश्य जो था या उनका जो मांग थी वो भारत को आजाद करना नहीं थी, याद रखिएगा, डन। इसके पीछे पूरी एक स्टोरी भी है। स्टोरी क्या थी, इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट था कि यहाँ की जब लोग जो बड़े बुजुर्ग जो नेता हुआ करते थे ना, वो लंदन वगैरह जाया करते थे उस टाइम पे, तो वो ये देखते थे यार यहाँ का मैनेजमेंट तो बहुत अच्छा है, यहाँ का मैनेजमेंट, यानी कि जो ब्रिटिश हुआ करते थे, ब्रिटिशों ने अपना मैनेजमेंट बहुत अच्छा रखा, तो इनको ये लगता था कि जैसा मैनेजमेंट इन्होंने वहां रखा है वैसा ही मैनेजमेंट ये भारत में भी करेंगे। भाई जो आदमी जहां जैसा रहता है वो हर जगह वैसा ही रहेगा, तो इनको यही लगा कि यहाँ भी ऐसा ही करेंगे। लेकिन जब आपने देखा नौरोजी जब लंदन गए और उन्होंने ये चीज पता लगाई कि यार वहां पर इनका अपना परिवार की तरह रहते हैं, वहां का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन ये भारत में आकर वैसा रूल नहीं कर रहे जैसे ये ब्रिटिश में रहते हैं, इसीलिए उन्होंने एक बुक भी लिखी होगी, याद है आप लोगों को, मालूम है वो नाम, कोई मुझे कमेंट में बताएगा उस बुक का नाम क्या है। दैट इज अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का मतलब ये था कि एक्चुअल में ब्रिटिशर्स अपने यहाँ अलग तरीके से रहते हैं, हमारे यहाँ पर ये उस तरीके से रूल नहीं कर रहे, ठीक है कि नहीं, तभी उस बुक का नाम लिखा गया था अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ओके डन। तो क्या क्या इनकी मांगे हुआ करती थी ये आपको बताना है जल्दी से, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 70। क्या क्या मांगे हुआ करती थी जल्दी जल्दी बताएंगे आप फास्ट। आपसे बोला गया शासन का भारतीयकरण करना, ठीक है जी। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, ठीक है जी। भारत के कई शहरों में सिविल परीक्षा का आयोजन करना, ठीक है। पूर्ण स्वराज नहीं था, पूर्ण स्वराज नहीं था, ये मानते थे कि आप हमें सरकार बनाने की अनुमति दीजिए जिसमें भारतीय हो, लेकिन आप रूल आप ही करो, लेकिन हम उसके अंडर में रहकर काम करें, ओके। पूर्ण स्वराज का मतलब होता है बिल्कुल भगा देना देश से, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, आप चाहिए ही नहीं, ये उनका बाद में आया है एम, ओके डन। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से फास्ट। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को मिल गया, दैट इज ओनली ए बी एंड सी, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर, डन। बढ़ते हैं 71 की तरफ। 71 जल्दी से करेंगे आप सब लोग फास्ट, जल्दी जल्दी करेंगे। राज्य सूची का विषय अगर आप बात करते हो, स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। संघ सूची टैक्स, समवर्ती सूची शिक्षा, शिक्षा दोनों के अंडर आती है। स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट दोनों के अंडर में आती है, यानी कि पहला ही ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डन। 72 पर चलते हैं जल्दी से। 72 की अगर हम बात करते हैं, कह रहा है अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे तो क्या होगा, मौसम में अचानक बदलाव आएगा, नहीं। पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं हो पाएगा, ये बात बिल्कुल सही है। 72 का सेकंड विल बी द राइट आंसर, लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल ऑन द अर्थ, डन। बात करते हैं 73 की। 73 का क्या कह रहा है जल्दी से देखो आप फास्ट। 73 आपसे क्या कह रहा है कमेंट में बताना है आप लोगों को फास्ट। अगर एक शिक्षिका भारत के मानचित्र के द्वारा बच्चों को मानचित्र को पढ़ना व समझना सिखाना चाहती है तो उसे सर्वप्रथम इनमें से किस पर चर्चा करनी चाहिए। दिशा और पैमाना, बिल्कुल ठीक है भाई। भारत की ज्योग्राफिक कंडीशन क्या है, बिल्कुल सही है। प्रतीक यानी जो जो आप सिंबल यूज करोगे, बिल्कुल ठीक है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में कोई जरूरत है नहीं, यानी कि पहला ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर आएगा। भाई आपको मैपिंग पढ़ानी है तो मैपिंग में आप नेशनल जो सिंबल्स है उनका यूज ना करेंगे, डन, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट आंसर होगा। दिशा, भौगोलिक स्थिति या फिर कोई भी प्रतीक या फिर रूढ़ि चिन्ह जो भी है, जो भी जगह की कोई भी चीज अगर फेमस होगी तो आपको वो कर बतानी है, डन। 74 की अगर हम बात करते हैं तो जल्दी 74 का आंसर करेंगे फास्ट। भारत में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के खुलने का समय 9 बजे है, ठीक है। बैंगलोर के पास 77 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर, ईस्ट देशांतर का मतलब टाइम बढ़ जाएगा आपका। और अगरतला के पास 91 डिग्री 15 सेकंड पूर्व देशांतर पर स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो द राइट आंसर विल बी इक्वल टू आएगा सुबह के 8:40 और सुबह के 9:35, दोनों का रेस्पेक्टिव टाइम दिया गया है, ठीक है, 8:40 और 9:35, डन।
बात करते हैं 75 की। 75 की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो आप जल्दी से बताएंगे क्या होगा राइट आंसर 75। डन। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। गलत। कर्क रेखा के बाद के किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। डन। जल्दी करो। 76 का अगर मैं बात करता हूं बेटा तो आप लोग जल्दी से टिक करेंगे। 76 का ऑप्शन नंबर 1 प्रकीर्णन यानी कि स्कैटर्ड। ओके, स्कैटर्ड विल बी द राइट आंसर 76 का। 77 की अगर मैं बात करता हूं तो 77 विल बी इक्वल टू ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पी तरंगे अगर बात करोगे आप अनुदैर्ध्य। ओके, बी का थर्ड और एस का 1। ओके, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर 77। 78 की अगर हम बात करते हैं तो 78 आपका क्या है? ऑप्शन नंबर 1। Only A, B and D is the right. A, B and D is the right answer. Okay, तो आप टिक कर सकते हैं 78 का 1। 79 की अगर हम बात करते हैं तो 79 इज ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है 79 की। यह हमें वन पशुओं को चरने के लिए घास स्थल, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि प्रदान करता है। तो 79 इज इक्वल टू 2 विल बी द राइट आंसर। डन। चेक करते जाइएगा आप लोग। 80 की अगर मैं बात करता हूं तो 80 इज व्हाट? निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है, आर गलत है, यानी कि पहला ऑप्शन ही राइट आंसर है, ए पहला वाला राइट हो गया। ओके। 81 की अगर मैं बात करता हूं तो 81 का क्या है? यातायात के साधन के रूप में सड़क मार्ग के बारे में ये पूछ रहा है, तो सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। 81 का हो गया 2। डन। 82 की अगर मैं बात करता हूं तो 82 इज इक्वल टू हाइड्रल पावर। हाइड्रल पावर ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। ओके, 1/4 ऑफ वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी दैट इज हाइड्रल पावर। 83 की अगर मैं बात करता हूं तो 83 भी आपका ऑप्शन नंबर 2 है। 83 ऑप्शन नंबर 2, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। 83 का क्या है? सेकंड। 83 इज इक्वल टू सेकंड कि भैया दोनों ही आपके असत्य हैं, दोनों ही चीजें आपकी क्या है? असत्य हैं। डन। सेकंड विल बी द राइट आंसर इसका। 84 की अगर मैं बात करता हूं तो 84 का आपका ऑप्शन नंबर है 4 झूठ। 84 का ऑप्शन नंबर 4 झूठ। 84 का ऑप्शन नंबर 4 जिसे आप कहते हो झूठ। ओके, डन। चलिए 85 की अगर हम बात करते हैं 85 कह रहा है निम्नलिखित में से किस धर्म में अंबेडकर अपने उत्तरकालीन जीवन में धर्मांतरित हो गए थे? बौद्ध धर्म। तो राइट आंसर इज 85 का आ रहा है 4 बुद्धिज्म। ओके, डन। 86 की अगर हम बात करते हैं 86 है आपका ऑप्शन नंबर 3 बोथ ए एंड बी, यानी कि मेल नर्स एंड फीमेल फार्मर। डन। 86 का होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, पुरुष नर्स और महिला किसान। 86 का हो गया बी। एक मिनट, 86 ए एंड बी, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। 86 का थर्ड हो गया। 87 की अगर हम बात करते हैं तो 87 है भाषाई एवं सांस्कृतिक एक रूपता। 87 का ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर, भाषाई एवं सांस्कृतिक एक रूपता। ओके, डन। 88 का अगर हम बात करते हैं 88 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ग्राम प्रशासन से जुड़ा हुआ है? 88 का ऑप्शन नंबर 3 बी सी एंड डी, बी सी एंड डी, लेखपाल, तहसीलदार और पटवारी। 89 पार्षद शहरों में होते हैं। 89 की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज ऑप्शन नंबर 4 कॉपरेटिव्स। कॉपरेटिव्स यानी कि सहकारी। और लास्ट है आपका 90 इज योर ऑप्शन नंबर 2 बी एंड सी। 90 इज ऑप्शन नंबर 2 बी एंड सी। तो ये रहा आपका पूरा एसएसटी का डिटेल एनालिसिस आप लोगों को करा दिया जाएगा। अभी आप लोगों को आंसर की बता दिए गए हैं, आपके सारे आंसर्स आप लोग अपने मैच कर सकते हैं और ये एकदम सटीक आंसर्स हैं आपके एसएसटी के अंदर। ओके, कैसा रहा आप लोगों का पेपर? कैसा फील हुआ? कैसा एनालिसिस था आप लोगों के लिए? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताएंगे मेरे को। और क्या आपका स्कोर रहा है? सभी लोग अपने अपना स्कोर जरूर मेंशन करके जाएंगे। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू बेटा।